नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधेश क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वाली सीरीज दोस्तों अब अपने अंतिम पड़ाव पर चल रही है। और दोस्तों इसी प्रकार से लेक्चर नंबर 22 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज हम एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और हमारे सीखने के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण दार्शनिक पर दोस्तों आज हम पूरे विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज हम बात करेंगे हिगल साहब पर। किस पर? हिगल पर बात करेंगे दोस्तों, और हिगल के द्वंद्वात्मक और राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। समझेंगे कि इनके द्वंद्वात्मक प्रकार विचार क्या थे और उसी प्रकार से राजनीतिक संबंधी विचार क्या रहे हैं, तो अर्थात कि राज्य संबंधी क्या विचार थे, दोनों को सेपरेट तरीके से हम पूरे अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ये सेशन अन्य क्लासेस की अन्य लेक्चरों की से थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, ज्यादा लेंदी तो नहीं होगा, पर थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि अगर हमें विस्तार से बात करनी है दोस्तों तो सेशन में टाइम को लेकर के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टाइम थोड़ा सा लंबा जाएगा ही अगर हम विस्तार से और व्यवहारिक रूप से चर्चा करेंगे तो। आइए शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का सेशन, डायरेक्टली सेशन पर ही मूव करेंगे। जान लेते हैं दोस्तों आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है, ये 4th यूनिट का सेकेंड टॉपिक आज हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। वो कल मैं आपको थॉमस हिल ग्रीन पर एक सेशन प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि हमारी ये 4th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। और संभवतः प्रयास मेरा यही है कि आज ही इवनिंग में या कहें कि नाइट में 9-10 के समथिंग में आपको थॉमस हिल ग्रीन का सेशन भी प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि इस वाले पार्ट को जल्दी से अभी हमको कवर करना है, इस पर अब ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है ना। काफी लंबा समय हो चुका है सेशन को करते करते, थोड़ा सा हमें भी ऐसा लगने लगा है कि बस इन्हीं के बीच में ही है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ा सा कुछ हटके भी कुछ अलग से पढ़ाया जाए। अब चूंकि काफी लंबे समय से हम दार्शनिकों पर ही चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले भारतीय दार्शनिकों पर बात हो रही थी, भारतीय राजनीतिज्ञों पर, तो अब काफी लंबे समय हो, इसलिए जल्दी से इस टॉपिक को या कहे कि इस वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसलिए डेली में संभव तो हो सकता है 2 सेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि जल्दी कंप्लीट हो जाए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का सेशन। और आज के सेशन के अकॉर्डिंग आज की क्लासेस में अर्थात कि आज के लेक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये जो द्वंद्वात्मक पद्धति है ना, जिसका समर्थन हिगल ने किया है, वो द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है, इस पद्धति को पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे व्यवहारिक रूप से, ठीक है। और व्यवहारिक रूप से इस प्रकार की, अब जब भी कभी इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप किसी भी दुनिया की किसी भी पुस्तक से इस द्वंद्वात्मक पद्धति को पढ़ लीजिएगा, एक ही बार पढ़ने में समझ आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें इसकी विशेषताओं को देखेंगे कि द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषताएं क्या हो सकती है, और उसके बाद इसकी आलोचना। इसका मतलब यह हुआ कि एक पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया, किसका? हिगल का, है ना। तो हिगल की द्वंद्वात्मक जो पद्धति है उस पर एक पार्ट हमारा इन 3 बिंदुओं के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हमें बात करनी है हिगल के राष्ट्र और राज्य संबंधी विचारों पर, और उसके बाद इसकी विशेषताओं पर। क्लियर है? 2 पार्ट है, 2 पार्ट का मैंने एक ही लेक्चर लिया है, जिससे कि आपका एक ही सेशन में दोनों कंप्लीट होते चले। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिगल की द्वंद्वात्मक पद्धति। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात ये जान लीजिए कि यूरोप के या कहें कि पश्चिम के जो अन्य दार्शनिक रहे, जैसे कि प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, इनकी ही तरह एक अन्य विद्वान का नाम लिया जाता है, जिनका नाम है हिगल, है ना, जॉर्ज डब्ल्यू हिगल। तो ये जो हिगल साहब हैं, ये दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं कट्टर राष्ट्रवादी दार्शनिक रहे हैं। और ये जो है जर्मनी के एक ऐसे दार्शनिक हैं जिनके समय में जर्मनी की स्थिति बहुत ही जर्जर हो रही थी, या कहे कि भ्रष्टाचार व्याप्त था, या विभिन्न प्रकार से जो राज्य था दोस्तों, राज्य की अवधारणाएं अलग अलग प्रकार से लगाई जा रही थी। और अन्य विद्वानों के जो भी दर्शन आए थे या सिद्धांत आए थे, ये उनसे संतुष्ट नहीं थे। इसी कारण से इन्होंने अपना एक अन्य सिद्धांत दिया, और उन्होंने बताया कि एक राज्य और मानव के बीच में किस प्रकार के संबंध हो सकते हैं, राज्य मानव के लिए किस प्रकार क्या महत्व रखता है ना, ये सारी बातें उन्होंने अपने दर्शन में कही है। तो अब चूंकि हमें जानना यह है कि देखिए, उन्हें अपने दर्शन के आधार पर ही उन्होंने अपना पूरा दर्शन एक द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर देने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। तो ये द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है, ये महत्व रखती है। अगर आप ये द्वंद्वात्मक पद्धति को समझ जाते हैं तो आपका इनका जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये आपका इसे ही कंप्लीट हो जाएगा। आइए, द्वंद्वात्मक पद्धति का मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है कि कोई एक जड़ वस्तु मान लीजिए, कोई भी एक वस्तु मान लीजिए, वो वस्तु द्वंद्व के माध्यम से अपने आप में ही आपस में द्वंद्व होता है, उसके बीच में संघर्ष होता है। द्वंद्व का एक अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो संघर्ष हम बोल सकते हैं। कोई वस्तु अपने आप में संघर्ष करती है, संघर्ष करके वो उस संघर्ष के माध्यम से अपना एक उच्च स्थान प्राप्त करती है। फिर भी वो संघर्ष वहां रुकता नहीं है,
फिर वो संघर्ष बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जस्ट अभी आप बीए कर रहे हैं, है ना, हम ये मान के चलते कि आप बीए कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे पास बीए वाले हैं, है ना। तो बीए कर रहे हैं आप, अब आज आप बीए के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्लियर है। बीए करने के बाद में हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट यूपीएससी के लिए आगे बढ़े, ठीक है ना। तो इस संघर्ष के माध्यम से आप यूपीएससी के लिए आगे बढ़ेंगे, यूपीएससी में संघर्ष करेंगे, उस संघर्ष के आधार पर ही आप यूपीएससी में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, आईएएस अधिकारी बनेंगे। तो क्या हुआ, आपकी जो पोस्ट थी, जो आपका स्तर था, वो निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है ना। किस आधार पर बढ़ा दोस्तों, ये संघर्ष के आधार पर। संघर्ष पर आपका की जो सफलता है वो पूरी तरह से संघर्ष पर आधारित रही है। तो वो संघर्ष को ही यहां पर हिगल साहब ने क्या कहा है, द्वंद्व कहा है, अर्थात कि कोई भी वस्तु अपने आप से ही द्वंद्व करके और बेहतर स्तर को प्राप्त करती है, और उस स्तर पर पहुंचने के बाद भी, अर्थात कि आपके आईएएस अधिकारी बनने के बाद भी आपका संघर्ष रुकता नहीं है। आप वहां पर भी संघर्ष करते हैं जिससे कि आप हो सके कि आप डायरेक्ट सचिव का पद प्राप्त कर ले, है ना, भारत सरकार के सचिव का पद प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार से आपका संघर्ष रुकता नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ हिगल साहब का भी कहना है कि जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, ये किसी वस्तु में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने आप में कभी स्थिर नहीं होती है, ये क्रियाशील रहती है ना। और ये मानव को या कहे किसी वस्तु को जिसके अंदर ये संघर्ष हो रहा है, उसमें ये प्रक्रिया संचालित रहते हुए उसे हमेशा निरंतर रूप से एक उच्च स्थान प्रदान करती है। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने 3 स्तर बताए हैं। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं दोस्तों, वाद, प्रतिवाद और संवाद का क्या है मैं यहीं पर बता दूं, जिससे कि अब जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको वो शब्द नए नहीं लगे, है ना। एक शब्द है वाद, है ना, जो प्रारंभिक रूप होता है। प्रारंभिक रूप क्या है, वाद है, ठीक है, उसको वाद कहा है उन्होंने। अब जैसे ही उस वाद की प्रगति होती है, विकास होता है, तो वो प्रतिवाद में कन्वर्ट हो जाता है। वाद और प्रतिवाद आपस में एक दूसरे के अपोजिट शब्द है। ये अपोजिट कैसे हैं ये भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब फिर उसके बाद में दोस्तों वाद प्रतिवाद दोनों मिलकर के एक नया रूप धारण करते हैं, जिसे हम बोलते हैं संवाद, ठीक है। अब ये एक पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, त्रिकोणीय प्रक्रिया हो चुकी है। अब अंत में क्या होता है कि जो संवाद बना है वो संवाद फिर से उसका मौलिक रूप प्रदान कर लेगा, मतलब वाद वाला, है ना। वाद, फिर उसके बाद प्रतिवाद, फिर संवाद। तो ये प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है, ठीक है। इतना समझ आया ना, ये है द्वंद्वात्मक पद्धति। अब इसको हम थ्योरेटिकल रूप से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जिससे कि आप एग्जाम में इसको लिखना कैसे है अब मैं वो बताने वाला हूं यहां पर। आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। एक्चुअल क्लास हमारी अब स्टार्ट हो रही है। हिगल साहब राज्य को जड़ वस्तु नहीं मानते थे अन्य दार्शनिकों की तरह, बल्कि वो राज्य को एक विकसित संस्था मानते थे। क्या मानते थे, राज्य को एक विकसित संस्था मानते थे। उनका मानना था कि जो राज्य है ना, ये कोई जड़ वस्तु या स्थिर या स्थायी नहीं है, बल्कि ये विकसित है, विकासशील है, ये निरंतर विकसित हुई है, इसका विकास हुआ है ना। पहले राज्य कुछ और था, फिर बढ़कर के कुछ और हुआ, है ना, उसके बाद में फिर कुछ और हुआ। जैसे कि स्टार्टिंग में यूनानी राज्य हुआ करते थे, उसके बाद वो यूनानी राज्य किसने कहा, हिगल ने कहा। यूनानी राज्य फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने धर्म का रूप धारण किया, धार्मिक राज्य बन गए। धार्मिक राज्य के बाद में फिर वो राष्ट्र बन गए, है ना। तो ये क्या हुआ, विकास हुआ है, 3 क्रम में विकास हुआ है। तो यही तो है द्वंद्वात्मक पद्धति, राज्य के रूप में अगर देखें तो यहां पर हिगल साहब का स्पष्ट मानना था कि जो राज्य है वो कोई जड़ वस्तु ना होकर के, बल्कि वो एक विकासशील संस्था है या विकसित संस्था है ना। हिगल के अनुसार राज्य का अध्ययन विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर ही होना चाहिए। किस आधार पर होना चाहिए दोस्तों, विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर। विकासवादी दृष्टि समझिए, या भावना, शब्दों के साथ साथ भावनाओं को भी समझते चलिएगा, टॉपिक जल्दी समझ आ जाएगा, आसानी से समझ आ जाएगा। विकासवादी आधार पर, विकासवादी आधार पर या विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर। अब यहां पर जब हम द्वंद्वात्मक पद्धति की बात करें तो क्या हो रहा था वहां पर, उस वस्तु का या अगर हम राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, अगर हम राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति की, तो राज्य, कोई वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु, किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है ना। यहां राज्य की बात चल रही है। तो अगर कोई ऐसा राज्य है जिसमें हमने अप्लाई कर दी, किसको, द्वंद्वात्मक पद्धति को अप्लाई कर दिया हिगल की, तो इसका मतलब क्या हुआ, विकास वाली पद्धति इनकी, है ना। तो वही विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर राज्य का अध्ययन कैसे किया जाना चाहिए, विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर, है ना। और यही विकास की इस प्रक्रिया में क्या होता है, निम्न कोटि की वस्तुएं उच्च कोटि की वस्तुओं में कन्वर्ट हो जाती है, विकसित हो जाती है। समझिएगा यहां पर,
इस विकासवादी प्रक्रिया बोलिए या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया बोलिए, इसमें क्या होता है कि जिस वस्तु को हम ले रहे हैं प्रारंभ में वो निम्न कोटि की होती है, आगे चल करके वो उच्च कोटि की बन जाती है, और जैसे ही वो उच्च कोटि की बनती है वो अपनी निम्नता को खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है। क्लियर हुआ है? तो इसी विकासवादी प्रक्रिया को हिगल ने क्या कहा है दोस्तों? द्वंद्वात्मक पद्धति का नाम दिया है। यहां तक मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ नहीं बचा होगा। क्लियर हो गया यहां तक का ना? ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब समझते हैं कि द्वंद्वात्मक एक्चुअल में पद्धति है क्या, है ना। देखिए, हिगल इस प्रणाली को विचार के क्षेत्र में अप्लाई करते हैं। किसमें? विचारों के क्षेत्र में, विचारों के क्षेत्र में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले उनका मान देखिए, उनका कहना है कि सबसे पहले प्रत्येक वस्तु, अब यहां पर वस्तु को समझ के कंफ्यूज मत होइएगा, वस्तु भी बोल सकते हो, व्यक्ति भी बोल सकते हो, समाज भी बोल सकते हो, राज्य भी बोल सकते हो, सरकार भी बोल सकते हो, आपको जो बोलना वो बोलिए। जिस क्षेत्र में आपको द्वंद्वात्मक पद्धति लागू करनी है इस वस्तु के स्थान पर वो रख दीजिए आप। क्लियर है? अगर आप राज्य की बात करना चाहते हैं तो प्रत्येक राज्य हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम एक एज ए मॉडल के रूप में लेकर आते हैं, तो एक वस्तु के रूप में हम इसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक वस्तु का एक मौलिक रूप होता है, एक प्रारंभिक रूप होता है, एक मौलिक रूप होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वाद बोलते हैं। किन के अनुसार? हिगल के अनुसार। क्या है ये? वाद है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थेसिस। क्लियर है ना। अब क्या होता है कि जब इस पर विकास का क्रम अर्थात कि द्वंद्वात्मक पद्धति जैसे ही इस पर लागू होती है तो इसका विकास प्रारंभ हो जाता है। अब जब ये आगे चलकर विकास करेगी तो विकास जैसे इसका विकास होगा तो ये इसकी एकदम विपरीत अवस्था में आ जाएगी, विपरीत अवस्था में। और वाद का विपरीत क्या है? प्रतिवाद, है ना, एंटीथेसिस। क्लियर है ना। तो यहीं पर कहने का प्रयास है कि मौलिक रूप का बिल्कुल विपरीत ये हो जाएगा। जैसे इसमें विकास होगा तो इसका क्या रूप हो जाएगा? विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिवाद हो जाएगा। तो अब दो शब्द हो चुके हैं, वाद, वाद के बाद बना प्रतिवाद, है ना। वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, वाद और प्रतिवाद दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत है, ठीक है ना। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाएगा और विकासवादी सिद्धांत जैसे जैसे अपना काम करने चालू करेगा वैसे वैसे ये मौलिक रूप अर्थात कि वाद और इसका विपरीत रूप प्रतिवाद दोनों आपस में मिलकर के एक नए वस्तु का निर्माण करेंगे, एक समन्वित रूप का निर्माण करेंगे। और वो समन्वित रूप क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? वो संवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संवाद कहलाएगा, सिंथेसिस कहलाएगा, सिंथेसिस कहलाएगा। क्लियर है ना। तो अब क्या शब्द हो चुके हैं? पहले वाद था, वाद के बाद प्रतिवाद बना, प्रतिवाद के बाद में वाद और प्रतिवाद दोनों मिलकर के क्या बन गए? संवाद बन गए। क्लियर है। और फिर ये संवाद आगे समय देखिए क्या लिखा हुआ है? समन्वित रूप अर्थात कि संवाद जो है थोड़े दिनों बाद फिर मौलिक रूप धारण कर लेगा, है ना। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यही है द्वंद्वात्मक पद्धति। अब एक वस्तु के अंदर भाई पहले वस्तु जो है अपने मौलिक रूप में थी, उसका विकास हुआ, उसको प्रतिवाद हो गया उसका, है ना, वाद से प्रतिवाद हो गया और वाद और प्रतिवाद दोनों मिले संवाद हो गया और ये संवाद आगे चल करके फिर से अपने मौलिक रूप में आ गया। तो ये एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। क्लियर यहां तक का? चलिए अगर क्लियर है तो फिर और आगे बढ़ते हैं। तो इस द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर ही हिगल ने समाज तथा राज्य के विकास का अध्ययन किया है। याद रखिएगा, उन्होंने विशेष रूप से इस द्वंद्वात्मक पद्धति को समाज और राज्य के ऊपर अप्लाई किया है। उनका मतलब क्या हुआ? उनका कहने का स्पष्ट प्रयास है कि समाज के विकास की बात करें या राज्य के विकास की बात करें, द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर हुआ है ना। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। देखिए यहां पर क्या कहा उन्होंने कि यूनानी राज्य क्या थे? वाद थे। आगे चल करके वे धर्म राज्यों में जो है परिवर्तित हो गए। तो इसके बाद क्या बन गए? धर्म राज्य क्या बन गए? उनके प्रतिवाद बन गए, ठीक है ना। उसके बाद वाद और प्रतिवाद, राज्य और धर्म राज्य दोनों ने आपस में मिलकर के क्या बनाया? राष्ट्र बनाया। क्या बनाया दोस्तों? राष्ट्रीय राज्य बनाया, मतलब एक राष्ट्र बनाया, ठीक है, जो कि इन दोनों का क्या था? संवाद था। किस किस का? वाद और प्रतिवाद का क्या था? संवाद था, ठीक है। यूनानी राज्य, फिर धर्म राज्य और फिर राष्ट्र। क्लियर है। और साथ ही साथ उनका कहने का यह भी अर्थ है कि भाई यहां पर कहां पर राज्य के अलावा द्वंद्वात्मक पद्धति जो होती है ना, वो कला में, धर्म और दर्शन में भी इसी प्रकार से अप्लाई होती है। जैसे कला क्या है? वाद, फिर आगे चल के वो धर्म बन जाता है, प्रतिवाद बन जाता है, दोनों आपस के एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसके बाद दर्शन जो कि इसका संवाद है। हालांकि आलोचकों ने इस बिंदु को उठा करके आलोचना भी की है इनकी
इन आलोचकों का कहना यह है कि कला और धर्म आपस में एक दूसरे के विरोधी कैसे हो सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, याद रखिएगा, पहला तत्व मतलब कि वाद क्या बोला उन्होंने, कला बोला। वाद, कला को क्या बताया, वाद बताया, मतलब प्रारंभिक अवस्था बताई। उसके बाद में फिर क्या बताया उन्होंने कि कला ने अपनी प्रारंभिक अवस्था को त्यागा विकास के कारण, है ना, और क्या बन गया, वो धर्म बन गया, जो कि कला और धर्म आपस में एक दूसरे के विरोधी। तो उन्होंने सिद्धांत दिया द्वंदात्मक पद्धति में वाद और प्रतिवाद दोनों आपस में विरोधी होते हैं, तो कला और धर्म आपस में विरोधी कैसे हो सकते हैं। ये पॉइंट उठाया है आलोचकों ने इनकी आलोचना करते वक्त, यहीं पर याद रख लीजिएगा आप लोग, क्लियर है। लेकिन फिलहाल हमें क्या पढ़ना है कि कला, धर्म और दर्शन, इसको भी इन्होंने जो है द्वंदात्मक पद्धति के अंतर्गत डाल दिया है, और इस प्रकार से इन्होंने तीनों को, कला को वाद कहा, धर्म को प्रतिवाद कहा, और दर्शन को जो है इन्होंने संवाद माना है, क्लियर है। तो हेगल के अनुसार द्वंद्व की इस पद्धति से ही विश्व के सभी विचार विकसित होते हैं, विश्व के सभी विचार विकसित होते हैं, क्लियर है। मेरे ख्याल से ये व्याख्या वाला बिंदु अर्थात कि इनकी द्वंदात्मक पद्धति वाला बिंदु अब आपको क्लियर समझ आ चुका होगा कि इनकी द्वंदात्मक पद्धति एक्चुअल में क्या थी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इनकी विशेषताओं की, तो कुछ बिंदु हमारे यहां से भी क्लियर होने वाले हैं। द्वंदात्मक पद्धति की विशेषताओं की चर्चा करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि ये स्वतः प्रेरित है। क्या इनके जो विचार हैं या कहें कि इनकी जो ये प्रक्रिया है ये स्वतः प्रेरित या स्वतः संचालित है ना, अपने आप से ही प्रेरित होती है और अपने आप से ही संचालित होती है। इसे संचालित करने के लिए, इसे चलाने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं हो सकती, और इसी आधार पर यह वह इसको निरंतर प्रगतिमान मानते हैं, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्वसंचालित होते हुए यह निरंतर जो है प्रगतिगामी है, निरंतर विकासवादी है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि जो पद्धति है, ये जो पद्धति है द्वंदात्मक पद्धति, ये प्रगति के व्यवस्थित विचार से संबंधित है, प्रगति के व्यवस्थित विचार से संबंधित है, प्रगति के, याद रखिएगा। मतलब ये द्वंदात्मक पद्धति, हम बात ही कर रहे थे ना विकासवादी चरण, विकासवादी प्रक्रिया, तो द्वंदात्मक पद्धति क्या है, अपने आप में एक संघर्ष है, उस संघर्ष हमेशा विकास का परिचायक होता है ना। तो द्वंदात्मक पद्धति क्या है, ये अपने आप में ही एक प्रगति से संबंधित एक विचार है, और मानव प्रगति के संबंध में उसका विचार क्या है कि मानव प्रगति को निर्धारित करने वाला जो तत्व है वो क्या होता है, विश्वात्मा होता है, विश्वात्मा का विवेक होता है, विश्वात्मा का विवेक होता है। विश्वात्मा मतलब ये कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो आत्मा पाई जाती है, उस आत्मा की जो आवाज होती है ना, वही उसका विवेक होता है, ठीक है ना। व्यक्ति की आत्मा की जो आवाज होती है वो उसका विवेक होता है। तो यहां पर हेगल साहब मानते हैं कि मानव प्रगति को निर्धारित करने वाला जो तत्व होता है, एक मनुष्य की प्रगति किस प्रकार से वो प्रगति करेगा, किस प्रकार से वो विकास करेगा, तो उस विकास या प्रगति को निर्धारित कौन करता है, एक आम आदमी के जीवन में कौन निर्धारित करता है, तो उसकी आत्मा का विवेक है ना, उसका विवेक निर्धारित करता है। और ये विवेकपूर्ण आत्मा जो है अपने विकास के लिए विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है, और लक्ष्य सिद्ध होने तक निरंतर गुजरती रहती है, निरंतर बढ़ती रहती है, याद रखिएगा, है ना। ये बिंदु मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो मानव प्रगति के विषय में क्या कहना है हेगल साहब का, उनका स्पष्ट ये मानना था कि मानव प्रगति किस पर आधारित होती है, व्यक्ति की आत्मा के विवेक पर, या सिंपल शब्दों में कहिए कि मानव के विवेक पर, है ना। और वो जो विवेकपूर्ण जो आत्मा है, वो विवेकपूर्ण आत्मा निरंतर मानव के विकास के लिए प्रगति करती रहती, प्रगतिगामी रहती है, या कहें कि निरंतर क्रियाशील रहती है। जब तक वो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल ना कर ले, तब तक वो उसके विचार हमेशा क्रियाशील बने रहते हैं, और यही तो है द्वंदात्मक पद्धति, है ना, द्वंदात्मक पद्धति, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रगति या विकास, है ना, दोनों एक ही शब्द है। दो परस्पर विरोधी वस्तु या शक्तियों में द्वंद्व अथवा संघर्ष का परिणाम है। यार देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो प्रगति है मनुष्य की, ये प्रगति कब होती है, संघर्ष होने पर। बिना संघर्ष के बताइए कोई सफल हुआ है आज तक? नहीं। तो किसी भी व्यक्ति के सफलता के पीछे उसका एक बड़ा संघर्ष छुपा होता है ना। वो संघर्ष जो होता है ना, वो संघर्ष किसी एक के बीच में नहीं होता। दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो वस्तुएं हो सकती है, दो आपस में ही विचार हो सकते हैं। आपको सफल होना है तो अंतरात्मा के भी दो विचार हो सकते हैं,
वो दोनों विचारों में से एक अच्छा विचार और एक बुरा विचार। अगर आपको सफल होना है तो अच्छे विचार के पक्ष में जाना होगा और बुरे विचारों को आपको दबाना होगा। तो वहां पर भी आपके दो विचारों में संघर्ष हुआ है ना, तो यहां पर भी यही कहने का प्रयास किया गया है कि प्रगति जो है तो परस्पर विरोधी वस्तु या विरोधी शक्तियों का संघर्ष का परिणाम है ना। इस प्रकार संघर्ष ही विकास का क्या है, माध्यम है। तो संघर्ष जो है, बिना संघर्ष के सफलता हासिल नहीं हो सकती। यहीं पर हिगल साहब ने यही कहने का प्रयास किया गया, ईगल नहीं हीगल, याद रखिएगा। संघर्ष की प्रक्रिया ही पहले वाद, फिर प्रतिवाद और उसके बाद में संवाद को जन्म देती है, और यह संवाद ही जो है उसकी सफलता का अंतिम चरण कहलाता है। संघर्ष की इस समस्त प्रक्रिया में विचार को ही प्रमुख स्थिति प्राप्त होती है। विचार ही पदार्थ की स्थिति को नियंत्रित और निर्धारित करते हैं। इसी आधार पर कुछ लेखकों ने हेगल के द्वंद्ववाद को क्या कह दिया है, आध्यात्मिक द्वंद्ववाद की संज्ञा दी है। आध्यात्मिक द्वंद्ववाद क्यों? क्योंकि यह पूरा जो द्वंद्व हो रहा है मनुष्य के विचारों में द्वंद्व होता है। जब हम मानव की प्रगति की बात करते हैं तो उस प्रगति में मनुष्य के सिर्फ विचार होते हैं, है ना, और ये विचारों पर आधारित होने के कारण ही अन्य लेखकों ने क्या कह दिया, इसको द्वंद्ववाद पद्धति को आध्यात्मिक द्वंद्ववाद के नाम से इसको पुकारा है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों यहां तक का, है ना। चलिए अब जो है इसकी कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं कि इन्होंने जो द्वंद्वात्मक पद्धति दी है, जो विकासवादी प्रक्रिया की जो इन्होंने बात की है, इसमें क्या क्या कमियां हो सकती है, तो उन कमियों पर बात कर लेते हैं, आलोचना कर लेते। आलोचना के पक्ष में कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं दोस्तों। लगभग 4 बिंदुओं को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना, जिनके आधार पर हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या, किन बिंदुओं को उठा करके आलोचकों ने आलोचनाएं की है। हाँ, इसकी आलोचना थोड़ी सी मजेदार है, जरा समझिए देखना इसको। इसमें आपको उदाहरण भी देखने को मिलेंगे। देखिए हीगल ने इस पद्धति को बहुत ही मनमाने ढंग से देखिए, कुछ विचारक हैं जो इनके आलोचक रहे हैं, जो जिन्होंने आलोचकों की भूमिका निभाई है, उनका मानना है कि हीगल ने जिस पद्धति को अपनाया है, द्वंद्वात्मक पद्धति, उस पद्धति का बहुत ही मनमाने ढंग से प्रयोग किया है और खींचतान करके एक ऐसे तथ्यों पर उसने लागू करने का प्रयास किया है जिन पर इसे सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए कि वह संपूर्ण विश्व के इतिहास को 3 भागों में विभाजित करता है, 3 युगों में, है ना, 3 युगों में, 3 भागों में विभाजित करता है पूरे विश्व के इतिहास को। कौन कौन से में? पूर्वी युग, पहला कहा पूर्वी युग, उसके बाद यूनानी और फिर रोमन, है ना। जबकि संपूर्ण विश्व की हालत ये नहीं थी, उन्होंने संपूर्ण विश्व कहा, हीगल साहब ने उस संपूर्ण विश्व के लिए उन्होंने पूरे इतिहास को 3 भागों में तोड़ दिया, पूर्वी युग, यूनानी और रोमन युग। जबकि अन्य देशों की परिस्थितियां कुछ अलग थी। तो इन तीनों युगों के अलावा विश्व इतिहास में अन्य किसी युगों को उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना, और यह पहली उनकी सबसे बड़ी कमी थी उनके सिद्धांत की। आइए नेक्स्ट है, इसी में सेकंड पद है कि इस पद्धति के द्वारा, एक मिनट, ओके, इस पद्धति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के बीच विरोध की अनावश्यक कल्पना की गई है। देख समझिए, यहां पर आपने ध्यान दिया होगा जब हम द्वंद्वात्मक पद्धति की बात कर रहे थे तो वाद और प्रतिवाद जो 2 शब्द थे, वाद और प्रतिवाद, उनमें दोनों में आपस में क्या था, प्रतिरोध था, विरोध था। उस विरोध को उन्होंने, आलोचकों ने अनावश्यक बताया है। कैसे? उदाहरण करके कहा है उन्होंने कि उन्होंने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ फिलोसॉफी में लिखा है कि कला, धर्म और दर्शन, ये क्रमशः कला वाद, धर्म प्रतिवाद और दर्शन जो है संवाद है। तो यहां पर आलोचकों का यह कहने का अर्थ है कि ये कला और धर्म आपस में प्रतिवादी कैसे हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे के विरोधी कैसे हो सकते हैं, है ना। इसलिए ये सिद्धांत गलत है, सही नहीं है, या फिर कहें कि सिद्धांत में काफी कमियां हैं। थर्ड पॉइंट है कि इस पद्धति में वैज्ञानिकता का अभाव है। आलोचकों का मानना है कि हीगल साहब ने जो द्वंद्वात्मक पद्धति दी है उसमें नैतिक, माफ कीजिएगा, वैज्ञानिकता का अभाव है। उसमें वैज्ञानिकता का पुट कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिलता है। कैसे? इस पद्धति में मनमाने रूप से वाद, प्रतिवाद और संवाद वाले तत्वों के को स्थान दिया गया है ना, और जिसके माध्यम से अच्छी व्यवस्था को बुरी और बुरी व्यवस्था को अच्छी सिद्ध किया जा सकता है इस सिद्धांत के माध्यम से, है ना। तो इसको लेकर के वेपर साहब आलोचना करते हुए लिखते हैं, वेपर साहब हीगल के सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि हीगल की यह पद्धति सिर्फ नाम मात्र के लिए ही वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि इसका विकास विज्ञान के बगीचे में नहीं बल्कि प्रशिया के शासन की दास्ता के कूड़े में हुआ है। याद कर लिए, परिभाषा अच्छी है, आलोचना के अंतर्गत वैसे कर लेंगे, अच्छी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक पॉइंट इसका और शेष बच जाता है कि इस पद्धति के विभिन्न दोषों को देखकर कैटलिन जैसे अन्य विद्वानों ने कहा है
कि इसका जो है मनोरंजक बौद्धिक अभ्यास इसको बताया है। क्या कहा है इन्होंने, इस सिद्धांत को, अर्थात कि जो द्वंदात्मक सिद्धांत है हीगल साहब का, उसे कहा है कि ये सिर्फ एक बुद्धि का मतलब मस्तिष्क का एक मनोरंजन मात्र है। क्या कहा उन्होंने, मस्तिष्क का एक मनोरंजन मात्र है। और कुल मिलाकर इस सिद्धांत, इस पद्धति के संबंध में कहा जा सकता है कि विभिन्न घटनाओं और विकास क्रमों की व्याख्या करने वाले सिद्धांत के रूप में ये बहुत ही भ्रामक है। तो ये आलोचनाएं हैं, है ना। पक्ष, चूंकि हमें पक्ष और विपक्ष दोनों पर चर्चा करनी होगी, चूंकि हम स्टूडेंट हैं, तो शायद सिद्धांत कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसकी आलोचना हमें याद रखनी ही होगी, करनी ही होगी। और चाहे सिद्धांत कितना ही बुरा क्यों ना हो, फिर भी उसकी विशेषताओं को, उसके महत्व को भी हमें पढ़ना ही होगा, समझना होगा, तभी कहीं जाकर के हमारा अध्ययन पूर्ण हो पाता है ना। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं पर चर्चा बहुत आवश्यक होती है, दोनों पहलुओं पर चर्चा बहुत आवश्यक। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा एक द्वंदात्मक पद्धति वाला पहला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर अब चर्चा करने जा रहे हैं, हीगल के राष्ट्र या कहें कि राज्य संबंधी विचार क्या है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा हम टाइम चेक कर लें, कितना टाइम क्लासेस हो चुकी है। ओके, समय है अपने पास पर्याप्त, अभी मात्र 26 मिनट की क्लासेस चली है, मतलब आराम से अभी हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आधे घंटे और डिस्कस कर लेंगे तो 1 घंटे के अंदर अंदर क्लास को कंप्लीट करेंगे, है ना, क्योंकि एक के अंदर ही 2 सेशन में आपको 2 टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना। उम्मीद से जल्दी कवर कर लिया हमने द्वंदात्मक पद्धति को, उम्मीद से जल्दी कवर कर चुके हैं इसको हम। आगे बात करेंगे कि अब राज्य और राष्ट्र संबंधी विचार क्या है, और इस पहले पार्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कैसे जुड़ा हुआ होता है। यानी कि राष्ट्र और राज्य संबंधी विचार है दोस्तों, जो अगर देखिए, अगर मैं आपको अलग अलग पढ़ाता ना तो क्या होता कि कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट इस वाले पार्ट पे मूव करके आते हैं, राज्य संबंधी विचारों पर आते डायरेक्ट। अब चूंकि उन्होंने इनके द्वंदात्मक पद्धति को नहीं पढ़ा था, तो इस वाले पार्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती। लेकिन अब चूंकि आप द्वंदात्मक पद्धति को पढ़ चुके हैं, तो अब आपको इनकी ये राज्य संबंधी विचारों को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जहां तक मेरा मानना है कि 20 मिनट के अंदर इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा इससे बड़ा है, जबकि ये उससे जल्दी कम टाइम में कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो आवश्यक बातें थी, जो मेन टर्मिनोलॉजी आती है, वो आप समझ चुके हैं, वो आपको क्लियर हो चुकी है। आइए शुरू करते हैं। हीगल को राज्य जो है सिर्फ कृत्रिम संस्था ही नहीं, साथ साथ वो राज्य को जो है एक सामाजिक समझौते का परिणाम भी स्वीकार नहीं करते हैं। याद रखिएगा, अन्य विद्वान कई सारे विद्वान रहे हैं जिन्होंने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है ना। और कृत्रिम संस्था मतलब क्या होता है, जो व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई हो, ठीक है ना। तो एक व्यक्तियों के द्वारा बनाई हुई संस्था अन्य विद्वानों ने माना है राज्य को। और साथ ही साथ में उन्होंने, अन्य विद्वानों ने तो ये भी कहा है कि राज्य जो है एक सामाजिक समझौते का परिणाम है, एक सामाजिक समझौते का परिणाम मात्र है ना। और इस विचार का हीगल साहब ने साफ शब्दों में इसको ठुकरा दिया है ना, हटा दिया है। तो क्या कहा देखिए यहां पर, हीगल राज्य को ना ही कृत्रिम संस्था मानता था और ना ही वह राज्य को किसी सामाजिक समझौते का परिणाम मानता था। इसके विपरीत वह इस संबंध में यूनानी विचारकों से प्रभावित था। किससे? यूनानी विचारकों से प्रभावित था। और मैंने प्रारंभ में ही आप लोगों को बताया था ना कि हीगल एक जर्मनी राष्ट्रवादी विचारक रहे हैं, एक कट्टर राष्ट्रवादी विचारक आप मान सकते हैं, है ना। और उस समय में जर्मनी की जो हालत थी ना, बहुत जर्जर हालत थी। तो उसे उस जर्जर हालत से निकालने के लिए ही इन्होंने अपने दर्शन जो है प्रस्तुत किया था। और लगभग अधिकतम जो विद्वान रहे हैं सबकी लगभग ऐसी ही कहानी रही है कि वो जहां के जैसे कुछ विद्वान अमेरिका के रहे, कुछ विद्वान इंग्लैंड के रहे हैं। तो उस समय में जब उन्होंने दर्शन दिया तो उस वहां की जो कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त था, कहीं उनकी व्यवस्था जर्जर थी, राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। तो उन व्यवस्थाओं से निकलने के लिए ही इन विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। जैसे कि भारतीय विद्वानों को देख लीजिए ना, अब भारतीय विद्वान वाली सीरीज आप कंप्लीट पढ़ चुके हैं, है ना, इसका पार्ट हो चुका था कंप्लीट। तो वहां पर भी आपने क्या देखा था कि सभी विद्वानों ने लगभग भारतीय व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। और जिस समय में देशकाल परिस्थिति के अनुसार, जिस परिस्थिति में उन्होंने अपने विचार प्रेषित किए थे, तो उन्होंने उनके समय में समकालीन जो समस्याएं थी भारत की, उन समस्याओं पर डिस्कस किया था। उन समस्याओं से कैसे बाहर निकलना है, ये उपाय बताए थे उन्होंने। तो यही बात जो है यूनानी विचारक भी यही करते हैं, ठीक है ना। तो हीगल साहब जो है एक यूनानी विचारकों से विशेष रूप से प्रभावित थे। उनमें अरस्तु विशेष रूप से आते हैं ना। तो अरस्तु की तरह राज्य को वे एक स्वाभाविक संगठन मानते थे। उनका विचार है कि व्यक्ति का जो उच्चतम विकास है, व्यक्ति का विकास, अंतिम रूप से व्यक्ति का विकास राज्य के माध्यम से, राज्य के द्वारा ही संभव है, अन्यथा नहीं।
आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से इनके राज्य के संबंध में कुछ जो विचार हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि वो राज्य की उत्पत्ति के मामले में क्या बोलते थे। हेगल साहब का राज्य की उत्पत्ति को लेकर क्या मानना था, तो हेगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया का एक विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। दोस्तों यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर, अब अगर आप द्वंद्वात्मक पद्धति को अच्छे से समझ चुके हैं ना, तो अब देखिए कितना मजा आने वाला है। उन्होंने क्या कहा, देखिए द्वंद्वात्मक पद्धति को हेगल साहब ने राज्य में भी द्वंद्वात्मक पद्धति डाल दी और कह दिया कि राज्य का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर हो रहा है ना। तो उसने लिखा है कि इसका निर्माण दो प्रकार के तत्वों से होता है। दो प्रकार के तत्व बताए हैं राज्य के निर्माण के, कौन कौन से। एक तत्व तो है विश्वात्मा। विश्वात्मा क्या है, विश्वात्मा। याद रखिएगा, मानव प्रगति का उत्तरदायित्व किस पर था, विश्वात्मा के विवेक पर। याद आ रहा है ना। तो विश्वात्मा को इन्होंने पहला तत्व माना है और ये विश्वात्मा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई इसके विकास में सहयोग देती है। क्लियर है। और दूसरा तत्व माना है मनुष्य अपने को पूर्ण बनाने का प्रयत्न करते हुए इसका निर्माण करता। दो आवश्यक तत्व, एक विश्वात्मा और एक मनुष्य का प्रयास सफल बनने के लिए। और यही जो दो तत्व हैं, इसी कारण से राज्य का विकास हुआ है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। आइए इसी बात को और विस्तार समझते हैं। उनका विचार है कि मानवीय जीवन का सार जो क्या है, स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अब तक जो मानवीय संगठन बनाए गए हैं उनमें सबसे जो पहला संगठन है वो कौन सा संगठन है, इनके अनुसार परिवार है। वो पहला संगठन क्या है, परिवार है। वो परिवार जो कि पारस्परिक प्रेम के दृढ़ बंधनों का परिणाम है। एक वाद और प्रतिवाद के रूप में नागरिक समाज का उदय होता है। परिवार के विपरीत यह ऐसे स्वाधीन मनुष्यों का समूह होता है जो केवल स्वहित के धागे से बंधे होते हैं। दोस्तों यहां पर इस थोड़ी सी सामंजस्य आएगा जिसको आपको समझते हुए आगे बढ़ना है, नहीं तो जब बाद में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। देखिए क्या इन्होंने क्या कहा कि एक मानवीय संस्था कौन सी थी, सबसे पहली मानवीय संस्था उन्होंने परिवार को बताया है, ठीक है ना। तो इसीलिए परिवार को उन्होंने क्या कह दिया, वाद का रूप दिया। किसका, वाद का। क्लियर है, वाद का रूप, थेसिस का रूप दिया है ना। परिवार को क्या कहा उन्होंने, वाद का। और फिर इनका मानना है कि परिवार के बाद में इसका विकास होकर के क्या बन जाता है, नागरिक समाज बनता है। क्या बनता है, नागरिक समाज। उस नागरिक समाज को उन्होंने क्या कहेंगे, प्रतिवाद कहा है। क्लियर हो पा रहा है, प्रतिवाद कहा है। तो अब उन्होंने पहली बात यह भी कही थी कि द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत वाद और प्रतिवाद दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो परिवार में और नागरिक समाज में विरोधी भाव कैसे, तो यहां पर समझिए उन्होंने ऐसे कहा कि परिवार के जो सदस्य होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए हमेशा समर्पित होते हैं। मतलब खुद के बारे में सोचने से पहले वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए पहले सोचता है। ये एक सामान्य विचार। और नागरिक समाज की जब बात करते हैं तो नागरिक समाज के जो सदस्य होते हैं ना, वो अपने हित का पहले सोचते हैं, बल्कि ना कि समाज के हित का। तो यहां पर उन्होंने यही कहा है कि परिवार और नागरिक समाज में क्या प्रतिवाद है, क्या विपरीत परिस्थितियां हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर उन्होंने परिवार को वाद और नागरिक समाज को प्रतिवाद के रूप से कहा है। और इसके बाद में परिवार के विपरीत ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ भी कि ऐसे स्वाधीन मनुष्यों का समूह होता है। कौन, जो समाज होती है, जो नागरिक समाज होती है, वो स्वाधीन मनुष्यों का समूह होता है जो केवल स्वयं हित मतलब अपने हित के धागे से बंधे होते हैं। परिवारवाद और नागरिक समाज प्रतिवाद की पारस्परिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक संवाद का जन्म होता है। संवाद का जन्म होता है। और वो संवाद क्या होता है दोस्तों, वो राज्य होता है। परिवार और प्रतिवाद, परिवारवाद और प्रतिवाद, परिवार और नागरिक समाज दोनों के मिलने से अब जो विकास होगा वो संवाद का विकास होगा। वो संवाद क्या होगा दोस्तों, राज्य होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार द्वंद्वात्मक विकास की चरम सीमा क्या होती है, राज्य होती है। विकासवादी प्रक्रिया में राज्य से उच्चतर या राज्य से बड़ा कोई भी नहीं होता है। हेगल के अनुसार इतिहास में राज्य ही व्यक्ति है और आत्मकथा में जो स्थान व्यक्ति का होता है, आत्मकथा में जो स्थान व्यक्ति का होता है, इतिहास में वही स्थान राज्य का होता है। ऐसा मानना था हेगल साहब का राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। आई होप पूरा मैटर क्लियर हो चुका होगा। राज्य की उत्पत्ति को लेकर के जो विचार थे हेगल साहब के वो क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है ना। बढ़े आगे। ओके, सेकंड पॉइंट है, या बात करेंगे हम साध्य और साधन की। साध्य और साधन की, अब मेरे ख्याल से साध्य और साधन आप बेहतर तरीके से समझते हैं, फिर भी नए स्टूडेंट्स के लिए बोल देता हूं शॉर्ट में।
साध्य का मतलब होता है लक्ष्य, और साधन का मतलब होता है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप जिनका प्रयोग करते हैं उनको हम साधन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप यूपीएससी जो है क्लियर करना चाहते हैं, है ना, यूपीएससी क्लियर करना आपका एक लक्ष्य है ना, तो यूपीएससी क्लियर करना आपका लक्ष्य है, तो यूपीएससी क्लियर करने के लिए आप जिस जिसका भी प्रयोग करेंगे वो सब साधन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है, मैं भी आपके इस रास्ते में आपके इस लक्ष्य के लिए एक साधन की भूमिका निभाऊंगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद कर रहा हूं। आपके पास प्रत्येक आपकी पुस्तक जो भी आपकी यूपीएससी क्लियर करने में सहयोग प्रदान करेगी वो भी आपकी साधन हो जाएगी। आपके स्कूल कॉलेज ये सब साधन हो जाएंगे, है ना। साध्य क्या हो जाएगा? यूपीएससी। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहां पर हिगल साहब ने कहा है कि जो राज्य है ना वो साध्य है और व्यक्ति क्या है? साधन है। ठीक है ना, ये मैटर पूरा यहीं से समझ आ गया होगा अब तक। फिर भी इसकी डिस्क्रिप्शन जो डिटेल है वो भी देख लीजिएगा। हिगल के अनुसार राज्य एक संपूर्ण इकाई है और व्यक्ति उसके अंग मात्र है। जिस प्रकार संपूर्ण मतलब कि एक शरीर अपने अंगों से बड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से राज्य भी व्यक्तियों से बड़ा है और महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है ना? आइए आगे देखते हैं कि हिगल व्यक्तिवादियों या उपयोगिता, एक मिनट पेन लेते हैं पहले। हिगल साहब व्यक्तिवादियों या उपयोगितावादियों के सिद्धांत को अस्वीकार करते थे। कौन से सिद्धांत को अस्वीकार करते थे? व्यक्ति का सुख और स्वतंत्रता ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। देखिए, व्यक्तिवादी या उपयोगितावादी, इनसे पहले हम वही पढ़े थे, उपयोगितावादी या व्यक्तिवादी, है ना। तो उपयोगितावादी जो दार्शनिक है वो क्या मानते थे कि व्यक्ति का सुख ही सर्वोपरि है, व्यक्ति का सुख ही मतलब सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे आवश्यक है। राज्य जो है वो इस सुख को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है, एक कृत्रिम साधन मात्र है। जबकि हिगल इस विचारों को ठुकराते हैं, इस विचारों का समर्थन नहीं करते। हिगल कहते हैं कि राज्य परम सत्य है और वास्तविकता है, इसलिए वही साध्य है, मतलब राज्य ही साध्य और व्यक्ति जो है एक साधन मात्र है। हिगल के अनुसार राज्य एक स्थिर नहीं बल्कि विकसित संस्था है जो अपने विकास के प्रत्येक चरण में मानव की विवेकशीलता को प्रकट करती है। हिगल के शब्दों में राज्य निरंकुश, सर्वशक्तिमान और अभ्रांत है। क्या है अभ्रांत का मतलब? क्या होता है? कभी गलत ना करने वाला। राज्य तो पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतारणा है और वह पृथ्वी पर अस्तित्वमान एक देवीय विचार है। तो ये कुल मिलाकर के राज्य को ही सर्वोपरि मानते हुए राज्य को ही ये साध्य मानते हैं। अपने सारे विचारों में यही उल्लेखित किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है राज्य और स्वाधीनता। तो अब यहां पर राज्य और स्वतंत्रता के बीच में इनका क्या मानना था? राज्य और स्वाधीनता को या स्वतंत्रता को लेकर के इनका क्या कहना था, जरा ये भी देख लीजिएगा। हिगल के सम्मुख जर्मनी के एकीकरण और पुनरुत्थान की समस्या थी। ये तो मैं प्रारंभ में बता चुका था आपको, है ना। पूरा जो जर्मनी था वो पूरा बिखरा हुआ था, है ना। तो हिगल को के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी इस जर्मनी का एकीकरण करने का, एकीकरण करके और उसका पुनरुत्थान करने की बड़ी के सामने समस्या थी, एक चुनौती थी। और प्रारंभ से ही हिगल का विचार था कि उग्र व्यक्तिवाद जर्मनी का एक प्रमुख दोष है और वह दोष जो है उग्र व्यक्तिवाद पर अंकुश लगाने, मतलब इस दोष को समाप्त करना ये चाहते थे और इसको समाप्त करने की दिशा में ही इन्होंने अपना दर्शन प्रस्तावित किया था। हिगल के अनुसार स्वतंत्रता मनुष्य का सबसे विशेष गुण है। हिगल मानते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण है। और उसके अनुसार व्यक्ति का हित राज्य का विरोध करने में नहीं है बल्कि राज्य की आज्ञा का पालन करने में है। और राज्य की आज्ञा का पालन करके ही कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि अगर व्यक्ति स्वतंत्र हो चुका है तो वो राज्य की आज्ञा की अवहेलना कर सके, इतना अधिकार यहां पर व्यक्तियों को नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन मात्र है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राज्य और स्वतंत्रता के संबंध में हिगल की उपयुक्त धारणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है। हिगल राज्य को एक नैतिक संस्था होने के नाते अधिकारों का जन्मदाता भी मानते हैं, मतलब कि संपूर्ण जो अधिकार है वो राज्य के पास है। हिगल के राज्य का अपना पृथक व्यक्तित्व है और निश्चित लक्ष्य है और व्यक्ति एकमात्र अधिकार और कर्तव्य राज्य को उसकी प्राप्ति में सहायता देना और जो है प्रत्येक स्थिति में उसकी इच्छा अनुसार कार्य करना या कार्य करने वाला एक साधन मात्र है। कौन? व्यक्ति।
क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, राज्य और नैतिकता। तो हमने राज्य और स्वतंत्रता की बात की है, तो ये स्वतंत्रता को महत्व उन्होंने जरूर दिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा आगे चल के कि राज्य से बढ़कर स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये भी राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है ना। राज्य ही दे सकता है, क्योंकि वो एक नैतिक संस्था है, राज्य एक नैतिक संस्था है, इस कारण से वो कितने अधिकार देती है कितने नहीं, वो सब राज्य पर निर्भर करता है। इसलिए राज्य की किसी भी आज्ञा की पालन की अवहेलना करने का अधिकार मानव को, मनुष्य को, व्यक्ति को नहीं है। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं नैतिकता की, राज्य और नैतिकता की। तो संभवतः इनके अभी तक के अध्ययन को देखकर तो हमको यही लगता है कि नैतिकता के सामने भी जो है, राज्य के सामने तो नैतिकता का भी कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होगा, है ना। फिर भी पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हिगल के अनुसार राज्य नैतिक दृष्टि से भी पूर्ण निरंकुश है। देखिए राज्य नैतिक दृष्टि से क्या है दोस्तों, निरंकुश है, नैतिक दृष्टि से भी निरंकुश है। राज्य स्वयं नैतिकता का संस्थापक होने के कारण उस पर नैतिक नियम लागू नहीं होते हैं। क्या कह दिया यहां पर, राज्य स्वयं नैतिकता का संस्थापक है, राज्य स्वयं नैतिकता का संस्थापक है, इसलिए नैतिकता के नियम उस पर लागू नहीं होंगे। हिगल का यह विचार समस्त राजनीतिक चिंतन की इतिहास में अभूतपूर्व है। हिगल से पहले किसी भी दार्शनिक ने राज्य की नैतिक निरंकुशता की बात नहीं की थी, राज्य की नैतिक निरंकुशता की बात नहीं की थी। पहली बार इस बारे में चर्चा करने वाले हिगल साहब ही है। उनके अनुसार ये तो नैतिकता की आत्मनिष्ठ धाराएं हैं जो समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं। नैतिकता की कोई वस्तुगत कसौटी होनी चाहिए और राज्य के कानून ही वे कसौटी हो सकते हैं जो राज्य नैतिकता से उच्च है। क्या कहा, अतः राज्य नैतिकता से उच्च है और अनैतिकता, माफ कीजिएगा, नैतिकता राज्य के कानूनों के पालन में ही निहित होती है। तो कुल मिलाकर यहां पर भी उन्होंने राज्य को नैतिकता से ऊपर ही बताया है ना। तो हिगल साहब के अनुसार राज्य से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसका विशेषताओं वाला था कि जो उन्होंने राज्य संबंधी विचार अपने प्रेषित किए थे उसकी विशेषता क्या है। तो एक शॉर्ट फॉर्म में उनकी विशेषताओं को भी जरा देख लेते हैं 6 बिंदुओं के माध्यम से, जो कि आपकी आंसर राइटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण जो है डेटा हो सकता है आप लोगों के लिए। आइए राज्य की मानवीय और एक मिनट पेन लेते हैं पहले यार। राज्य मानवीय जीवन की सर्वोच्च संस्था है। क्या है, मानवीय जीवन की सर्वोच्च संस्था है। स्वयं समाज या अन्य कोई संस्था राज्य के समान नहीं हो सकती। क्लियर, यहां तक आइए। और क्या कहा आगे देखिए, व्यक्ति एक एकांकी इकाई नहीं है। क्या कहा, व्यक्ति एक एकांकी इकाई नहीं है, बल्कि वह जिस समाज में रहता है उसका एक अविभाज्य अंग है। व्यक्ति जो है वो एक पर्टिकुलर इकाई नहीं है, एक स्वतंत्र इकाई नहीं है, बल्कि उस पूरे राज्य का एक अंग है जो उस राज्य से हट नहीं सकता। अविभाज्य, क्या कहा उन्होंने, अविभाज्य अंग है, मतलब कि उस पूरी बॉडी का, राज्य नामक बॉडी का एक अंग है मनुष्य, और उस बॉडी से वो अलग नहीं हो सकता। क्लियर है। राज्य स्वयं एक साध्य है, ठीक है ना, राज्य एक साध्य है, व्यक्ति राज्य के विकास का एक साधन मात्र है, एक साधन मात्र है। अगला है, राज्य स्वयं व्यक्ति की आत्मा का ही एक व्यापक रूप है। क्या कहा, राज्य जो है व्यक्ति की आत्मा का, है ना, परमात्मा का एक व्यापक रूप है। व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन करने में निहित है। क्लियर है। राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक नैतिकता को स्वयं में समेटे हुए हैं और उसका प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राज्य स्वयं नैतिकता से क्या है, ऊपर है, नैतिकता से भी ऊपर है। वहीं पर राज्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। उस पर अंतरराष्ट्रीय कानून या अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का भी कोई प्रतिबंध राज्य पर नहीं हो सकता। ये इस अध्ययन के माध्यम से निश्चित रूप से हम ये मान सकते हैं कि हिगल का राज्य सर्वोपरि है, राज्य से ऊपर कुछ भी नहीं है, ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई नैतिकता है, ना कोई नैतिकता के नियम है, कोई कानून, कुछ भी इससे ऊपर नहीं है। ठीक है ना। सर्वोपरि क्या है, राज्य, राज्य के बाद ही बाकी सब आता है। क्लियर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस अध्ययन के माध्यम से आपका हिगल वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा, और इतना मैं अपने डेटा पर और आपको एक्सप्लेन की गई क्लास पर मुझे इतना आत्मविश्वास है कि आपसे अब इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न दोस्तों छूटेगा नहीं। आप आसानी से इस प्रश्न को हैंडल कर पाएंगे, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मिलेंगे अगले सेशन में। अगला जो सेशन होगा दोस्तों वो होगा हमारा थॉमस हिलग्रीन पर, और 4th यूनिट का ये लास्ट टॉपिक होने होगा।
इसके माध्यम से फोर्थ यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बात विशेष रूप से याद रखिएगा, बीए वाले स्टूडेंट थोड़े से ज्यादा कंफ्यूज हो रहते हैं, तो कंफ्यूज जल्दी हो जाते हैं। इस कारण से मैं बीए का ही बार बार यहाँ नाम लेता हूं और बीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन ये सभी क्लासेस आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए उसी प्रकार से मान्य है, उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है जितनी की बीए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, याद रखिएगा। इसलिए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस सीरीज के माध्यम से अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको वही जो मेरी 3 वाली जो स्ट्रेटेजी है वो आपको फॉलो करनी होगी। कौन सी? सबसे पहले आप लेक्चर देखेंगे, लेक्चर के बाद में आप जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, वहां से आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करेंगे और हाथों हाथ हैंड टू हैंड इस जो सेशन आपने लिया है उसके नोट्स को आप पढ़ेंगे, रिवीजन लगाएंगे। उसके तुरंत बाद में आपको अपनी पुस्तक से इसी टॉपिक को फिर से रिवीजन करना है, पढ़ना है, जिससे कि टॉपिक में कुछ चीजें छूटी हुई हो तो वो आपकी वहां उस पुस्तक से कवर हो जाएगी। और पुस्तक में अगर आपको कुछ ऐसा नहीं ना दिया गया हो जो आपको सेशन में बताया गया हो, तो इस प्रकार से आपका एक टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्जाम के लिए ये क्लासेस पूरी तरह से हेल्पफुल होने वाली है। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।